अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन सब ठीक होंगे, फिटफाट होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। और यकीनन मेरी एपिसोड का आई मीन टू से सो सॉरी आई मीन टू से रमज़ की एपिसोड का आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। तो जी, मुझे भी बहुत इंतज़ार था आज की एपिसोड देने का, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, जिसकी वजह से एपिसोड लेट हो गई। हालांकि मैंने एपिसोड कब से रिकॉर्ड करके रखी हुई थी, सॉरी रिकॉर्ड करके नहीं, सबसे कब से बना कर रखी हुई थी, बट मैं मेहमानों के दरमियान ही बैठकर उसके पेजेस बनाती रही। फिर मुझे रिकॉर्ड करना था, मुझे अलग रूम चाहिए था, वो जो मुझे मिल गया और मैंने रिकॉर्डिंग की। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। आज ज़रा समझें कि लीप के बाद फर्स्ट एपिसोड है, तो थोड़ा सा ऐसा है कि चीज़ें क्लियर नहीं हुई, बट आस्ता आस्ता हो जाएंगी। और जाहिर सी बात है, लीप है तो आगे एपिसोड नावल बढ़ेगा। और हाँ, मैं आपको एक बात बताऊँगी, मुझे अब्रिश का किरदार बहुत पसंद है। आई डोंट नो वाई, मुझे हूर का किरदार इमोशनल नहीं करता। हूर का किरदार इमोशनल, कभी इमोशनल इतना नहीं किया मतलब। और मुझे क्या कहते हैं, मुझे बाकी किसी भी करेक्टर का किरदार, बहार हो गई, आबिर हो गई, कोई रुलाता है करेक्टर तो वो मेहर माँ के करेक्टर ने रुलाया था, और उसके बाद फिर अब्रिश के करेक्टर ने रुलाया। आई डोंट नो व्हाई, बट अब्रिश का करेक्टर मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे बहुत करीब है। बहुत सारे लोग चाहते थे वो एक बहुत मतलब जिस तरह सब नावल्स में होता है कि वो जब हीरो वापस आता है या कुछ ऐसा मसला होता है तो हीरोइन थोड़ी सी बदतमीज़ी करने लग जाती है, अपने हक में बोलने लग जाती है। तो नो डाउट बहुत अच्छा होता है, मुझे भी उस तरह की पसंद है, मैंने लिख भी चुकी हूँ। बट ये किरदार डिफरेंट है और आगे जाके और डिफरेंट हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है, आगे जाके इनकी स्टोरी अच्छी होगी, इंटरेस्टिंग होगी, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। नूर आसिफ 98 पार्ट 2 7 माह बाद आफ्टर 7 मंथ्स। सलमान खानजादा ब्लैक जीन्स पर वाइट शर्ट में मलबूस था, जिस पर ब्लैक कैजुअल कोट पहने हुए था। वो सफ़ेद रंगत और उसकी वर्जिशी कसरती बदन पर खूब जच रहा था। वजह खूबरू पर्सनैलिटी और भी ज़्यादा सहर अंगेज़ और जाज़िबे नज़र लग रही थी। जरा ने अपने कमरे की ग्लास विंडो से बाहर झाँका। रात हल्की सी बर्फबारी हुई थी। पास हो चुका था, रात मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई थी। सर्दी की शिद्दत में पहले से इजाफा हुआ था। जरा ने अपनी रिस्ट वॉच पर नज़र दौड़ाई, जहाँ दिन के 2 बज रहे थे। उसे एक मीटिंग में जल्द अज जल्द पहुँचना था। उसकी एक मिनिस्टर के साथ मुलाकात थी। इसके बाद उसे एक इंटरप्राइजेस की इफ्तिताह के लिए जाना था। वो बाकायदा तौर पर सियासत में कदम रख चुका था। पहले भी वो सियासी जलसों में हिस्सा लेता था, मगर कैबिनेट का हिस्सा वो पहली बार बना था। इन कुछ माह में वो शोहरत की बुलंदियों पर चढ़ चुका था। का सरदार तो पहले ही था, अब मिनिस्टर भी बन चुका था, इसलिए आए रोज़ इस तरह की मीटिंग्स इसकी होती रहती थी। ज़्यादातर इस्लामाबाद में रहता था। राम खान ज़्यादा के साथ अपने बिजनेस को भरपूर तवज्जो भी दे रहा था, मगर इसके यहाँ चक्कर लगते रहते थे। इमरान खानजादा ने अपना मोबाइल ड्रेसिंग टेबल से उठाया, अपनी कोट की पॉकेट में डाला था। यकदम वो रुका था। उसने मोबाइल स्क्रीन पर नजर दौड़ाई, अपना मोबाइल अनलॉक किया। जरान की बेचैन निगाहों का दबाव स्क्रीन में व्हाट्सएप पर थी, जहाँ एक अननोन नंबर से मैसेजेस की भरमार थी, जिन्हें इसने रात से सीन नहीं किया था, मगर वो मजीद खुद पर काबू नहीं रख सका था। सूचना लब दांतों में दबाए मैसेजेस ओपन किए, जिसमें वेयर आर यू बहुत से सवालिया मार्क्स से रिलेटेड मैसेज थे, जो बहुत ज़्यादा तादाद में थे। एक मैसेज पर उसकी नज़र ठहरी थी। ब्लैक डजंट सूट यू, सो दैट्स वाई डोंट वेयर ब्लैक कलर इन टूडेज मीटिंग। सरान खानजादा ने लब भींचते वो मैसेज पढ़ा था। ब्राउन सहाराना आंखों में चुभन सी हुई थी, आंखें उसी लम्हे हल्की सी सुर्ख हुई थी। आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, और वो जानता था कोई है जो इन 7 माह में उसके पल पर नज़र रखे हुए इन इस अनजान नंबर को उसकी हर छोटी बात की खबर होती थी।
मीडिया के हर अकाउंट पर योर योर डाई हार्ड फैन से आईडी से बहुत से मैसेज करती थी। जब भी उसे ऑनलाइन देखती तो उस आईडी से कॉल ज़रूर आती थी, जो ज़्यादातर वो उठाता नहीं था, क्योंकि दूसरी तरफ से कभी कोई बात नहीं करता था, सिर्फ सांसों का मध्यम सा रक्स होता था। रात में सुनता सोता था। शुरू शुरू में वो उस आईडी को हर जगह से ब्लॉक कर चुका था, मगर हमेशा न्यू आईडी जो एक ही नाम से होती उसे फिर से कांटेक्ट करती। उसका पर्सनल नंबर तक उसके पास था। उसने 7 माह पहले अपना नंबर चेंज किया था। वो नहीं जानता था उसके पास उसका नंबर कैसे आया, मगर ये अनजान नंबर उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। ने मैसेज पढ़ते उसी लम्हे अपना कोट उतार कर बेड पर उछाला। अपनी शर्ट के बटन खोलते उसने शर्ट भी बेड पर उछाली थी। वो लब भींचे संजीदगी से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा था। कबर्ड से ब्लैक कलर की शर्ट निकालते वो बाहर आया। के सामने खड़ा मिरर में देखते शर्ट पहनते उसके बटन बंद कर रहा था। चेहरे पर गुस्से की झलक नुमाया थी। अपना कोट बेड से उठाए उसने पहनते हुए ड्रेसिंग मिरर में देखा। अब वो फुल ब्लैक कलर में मलबूस था। 7 माह में उसने पहना ही एक ये कलर था। उसके अलावा हर रंग उस पर जैसे हराम हो चुका था। समायतों में किसी के लफ्ज़ गूंजते उसकी रगों में दौड़ते खून को भड़का रहे थे। उसे याद करती हमेशा उसका खून ऐसे ही भड़कता था। भूला ही नहीं था। वो हर सांस के साथ याद आती थी। उसका दिया हुआ हर जख्म रोज़े अव्वल की तरह ताज़ा था। ज़रान, मुझे आप पर ब्लैक कलर बिल्कुल नहीं पसंद, मत पहना करें। ज़रान खानज़ादा ने ये लफ्ज़ याद करते अपना निचला लब इतनी बेदर्दी से दांतों के नीचे कुचला था कि नाभि लबों पर खून की बूंद आन ठहरी थी। स्वाइतों में बहुत से लफ्ज़ गूंजते उसके सांप भड़का रहे थे। अब नज़रों में वो पोस्टर घूमे थे जो आज तक उसके दिल में भांपर जलाए हुए थे, जिनमें उसकी कमर का स्याह दिल तक नजर आ रहा था, जिसे देखने का हक सिर्फ उसे था। सुंदर नशीब फराज उसके बदन का एक एक हिस्सा, जिसे देखने का हक सिर्फ उसे था, उसकी ही थी। मगर वो पोस्टर किसी और के बेडरूम का हिस्सा बने हुए थे। ऐसा क्यों हुआ? ये सवाल उसके दिमाग में खलबली मचाए, उसके दिमाग में आतिशगीर मादा दहकाए रखते। लफ्ज़ समाए तो मैं सुनाई दी थी, नहीं दाजी मैं वापस नहीं आऊँगा। वो मेरे निकाह से भागी है। मैं अब्रीश को हर कीमत पर हवेली लेकर आऊँगा। अगर उसे ज़िंदा वापस ना ला सका, अपनी और उसकी जान ले लूँगा। ज़रान खानज़ादा की मुट्ठियाँ भिंचती जा रही थी। वापिस आ जाओ, उसे मैं रहीम खान के साथ इस्लामाबाद भेज दिया है। समीउल्लाह खान के लफ्ज़ याद आए थे। समीउल्लाह के साथ नहीं, उस रात बहसात की गाड़ी में बैठकर इस्लामाबाद गई थी। जब से यह हकीकत मालूम हुई थी, वो जलती लकड़ी की मानद सिलक रहा था। उसे आज तक मालूम ही नहीं हो सका था उस रात behzad खान की गाड़ी में बैठ कर गई थी। उस इंसान पर उसने एतबार किया था, मगर कभी उस पर एतबार नहीं किया। ज़रान, मम मेरा यकीन करो मम, मुझे behzad ने छुआ भी नहीं। मैंने अपने वजूद से चादर भी सिरकने नहीं दी थी। उसका हिचकियाँ भरता वजूद याद आया था। में देखते हुए अपनी आने हाथ का मुक्का जोर से ड्रेसिंग टेबल के ग्लास पर दे मारा था। वो गहरे सांस लेता मिरर में सर्द सुर्ख आंखों से देख रहा था। आंखों की जलन बढ़ती जा रही थी। मैं अब बादशाह इकरार करती हूँ, मैं मिस्टर खानज़ादा से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। खानज़ादा ड्रेसिंग टेबल पर दोनों हाथ जमाए थोड़ा सा झुके मिरर में देख रहा था। आंखों की जलन के साथ अब सुर्खी ने भी शिद्दत इख्तियार की थी। तुम कैसे मुझे बेवफा कह सकते हो? औरत का दिल तो मर्दों की तरह नहीं होता जहाँ नाम बदलते रहते हैं। तुम जितने भी सफाक सही, अब मरते दम तक तुम ही इस दिल में रहोगे। उसका शर्ट मुट्ठियों में दबोचते ही जियानी चीखना याद आया था। ज़रान की सांसें गहरी हुई थी। मुझे यहाँ ला कर तुम लापरवाह हो गए हो। मैं मरूँ जीऊँ तुम्हें परवाह ही नहीं। मैंने कल दोपहर सिर्फ 2 लुक़्मे लिए थे।
अभी तक भूखी हूँ, किसी ने मुझे नहीं पूछा। तुम्हें भी मेरी परवाह नहीं, तुम सच में सफाक अजद गवार वहशी खान हो। वो रोते हुए इसकी बाहों में झूल गई थी। जरान खान सादा ने अब अपने लब बुरी तरह भींचे थे। मत करो ऐसे, तुम जानते हो तुम्हारी अब्रिश सिर्फ तुम्हारी है। मैं गलतियां करती हूँ मगर ये तुम अच्छी तरह जानते हो, मेरे दिल को छूने वाले सिर्फ तुम हो, मेरे करीब भी आने वाले तुम ही पहले और आखिरी मर्द हो, मेरी रूह में उतरने वाले भी तुम ही पहले और आखिरी शख्स हो। और ये भी जानते हो मैं तुम्हारी वफादार हूँ। दौरान की अब पूरे वजूद की रगें ज़ाहिर होने लगी। मिस्टर खानज़ादा, तो मुझे यहाँ छोड़ कर गए, मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊँगी, मैं वापस अमेरिका चली जाऊँगी। वो शिद्दत गम से चीखी थी। रंग नहीं पहनूंगा, अगर मेरी बीवी को ये कलर नहीं पसंद तो नहीं पहनूंगा, सच में नहीं पहनूंगी। उसकी भीगी आंखें याद आई, जिसका गर्दन में बाहें हमायल कर देते शिद्दत से उसका सीने के साथ लिपटना याद आया था। खानज़ादा ने परफ्यूम की बोतल उठाकर चीखते हुए पूरी कुव्वत से ड्रेसिंग मिरर पर तेज मारी थी। शीशा तड़का था, परफ्यूम की बोतल ज़मीन पर गिरती चकनाचूर हुई थी। जानती हूँ तुम मुझे एक नफसियाती औरत कहते, मगर मैं नहीं हूँ जरान खानज़ादा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। और मुझे इन 3 माह में अंदाज़ा हुआ मैं तुम्हारी लापरवाही और इग्नोरेंस नहीं बर्दाश्त कर सकती। तुम्हें किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। वादा करो तुम कभी भी अपने मोरे के कहने पर उस पलवशा से शादी नहीं करोगे। तुम उससे बात भी नहीं करोगे, बल्कि तुम उसे इस हवेली से निकालोगे। गूंजते उसे पागल कर रहे थे और हर रोज़ की तरह पागल हो रहा था। नज़रों के सामने एक बार फिर से उसकी कमर का स्याह तिल आया था, जो एक बार फिर से उसकी रगों में दौड़ता खून दहका चुका था। ज़रा ने गहरे सांस लेते कोट के अगले 2 बटन बंद किए। इन 7 माह में उसने पहना ही ब्लैक कलर था, और कोई कलर पहना इस पर हराम हो चुका था क्योंकि उसे हर रंग से नफरत थी। उस संजीदगी से मिरर में देख रहा था कि उसके ड्रेसिंग पर पड़ा मोबाइल वाइब्रेट होने लगा। अनजान नंबर से एक बार फिर से मैसेजेस आना शुरू हो चुके थे, जिन्हें इग्नोर करता मोबाइल पॉकेट में डालता कमरे से बाहर निकल आया था। आबरिश अपने कमरे के बेड पर लेटी अपने सीने पर मोबाइल रखे छत को देख रही थी। उस वह सिल्की नाइटी में मलबूस थी, सिल्की बाल तकिए पर बिखर रहे थे, नींद शहद रंग आंखों में कोसों दूर थी। इस वक्त अमेरिका में रात के 3 बज रहे थे। जब तक इस सितमगर की सांसें ना सुन ले उसे नींद नहीं आएगी। वो जब तक इसके मैसेज ना देख सीन कर ले उसके बेकरार दिल को चैन नहीं आएगा। पाकिस्तान में जब रात के 10 बज रहे थे उसने उसी वक्त उससे मैसेज किए थे। उसने अभी तक देखे नहीं थी। वो रात ऑनलाइन भी काफ़ी देर तक रहा था, मगर इसके किसी मैसेज का किसी सोशल अकाउंट पर जवाब नहीं दिया था। अब्रिश ने बेचैनी से करवट लेते मोबाइल में सितमगर की तस्वीर देखी, जो उसने 2 दिन पहले एक सोशल अकाउंट पर डाली थी। बहुत नामवर शख्सियत के साथ खड़ा था, ब्लैक 3 पीस पहने हुए, पहले से कहीं ज़्यादा सहर अंगेज़ लग रहा था। इन 7 माह में तो पहले से कहीं ज़्यादा निखर गया था। उसकी शानदार खूबरो वजीब पर्सनैलिटी पहले से कहीं ज़्यादा सहर अंगेज़ हो चुकी थी। डन नहीं पहनूंगा। अगर मेरी बीवी को ब्लैक कलर नहीं पसंद तो कभी नहीं पहनूंगा। अब्रिश की नाजुक उंगलियां स्क्रीन पर उसकी तस्वीर पर थरथरा रही थी। स्वाक उज्जत गंवार जंगली वहशी झूठा खानसादा जो अपनी बीवी से किया हुआ हर वादा भूल गया है। अब्रिश ने स्क्रीन पर उसकी तस्वीर देखते हिचकी ली थी।
हवेली से निकाल दिया, मगर वो पलवशा अभी तक उधर रहती है। तुम बेवफा हो मिस्टर खानज़ादा, मुझ में तुम्हारी दिलचस्पी ख़त्म हो चुकी है। इसलिए मुझे इस कमरे में छोड़कर तुम ज़्यादातर बाहर रहते थे। जब जब तुम्हारी ज़रूरत होती थी तुम नहीं होते थे मेरे पास। अपना बच्चा खोया, तुम पास नहीं थे, अब तुम्हारी कितनी ज़रूरत थी मुझे, मगर तुमने मुझे छोड़ दिया। मैं अमेरिका से आई हुई लड़की तुम्हें अपने काबू ना कर सकी। क्या फ़ायदा मेरी इतनी खूबसूरती का, जब तुम्हें ही कभी नज़र नहीं आई, ना मेरी मोहब्बत नज़र आई, ना कभी मेरी खूबसूरती। अब्रिश ने मोबाइल की स्क्रीन पर ज़रान की तस्वीर देखते नम सदा आवाज़ में शिकवा किया। इस 7 महीने में उसने एक कॉल एक मैसेज नहीं किया था। उसे हर नंबर आईडी से वो ब्लॉक कर चुका था। उसे एक अनजान नंबर से मैसेज जिसे वो कभी कभी सीन करते रिप्लाई कर देता। इन 7 महीनों में पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत बन चुका। वो उसकी सोशल इवेंट हर चीज़ पर वो नज़र रखी हुई थी। सारा सारा दिन वो ज़रान खानज़ादा के बारे में सर्च करती। उसका सोशल सर्कल बहुत हाई हो चुका था। उसके सोशल अकाउंट में 7 मिलियन फॉलोअर्स की तादाद हो चुके थे। मिनिस्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर के साथ उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया की जीनत बनती रहती थी। उसकी फीमेल फैंस की तादाद बढ़ती जा रही थी। अपनी कारकर्दगी, अपनी शानदार पर्सनैलिटी की बदौलत उसके फैंस में एक बड़ी तादाद फीमेल की थी। अब में से एक फ़ैन बनकर मैसेज करती थी। वो ज़रान को लेकर मज़ीद पोजेसिव हो चुकी थी। उसके अकाउंट पर वो फीमेल फैंस के मैसेज पढ़कर जलती रहती थी। सब वही उससे बैचलर समझते शादीशुदा है, उसने किसी को नहीं बताया था। ऐसे में उसे कई लड़कियां मैसेज सेक्शन में प्रपोज करती थी। अब सब पढ़कर जलती रहती थी। की आंखें रगड़ते साइड करवट लिए लेटी, मोबाइल स्क्रीन पर नज़रें दौड़ाई। वो जल्दी से उठकर बैठी थी। उसने उसके मैसेज सीन कर लिए थे, मगर हमेशा की तरह जवाब नहीं दिया। अब्रिश अपनी भीगी निगाहें, भीगी आंखें रगड़ते घुटनों में मुंह छुपाए शिद्दत से रो दी थी। वो सच में एक सफ़ा खानज़ादा था जो उसे भूल चुका था। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती मिस्टर खानज़ादा। मैं तुमसे आज भी उतनी शिद्दत से मोहब्बत करती हूँ और करती रहूँगी। वो शिकोले लेते वजूद के साथ हिचकियों से रोते हुए बोल रही। हैदर खान ओज़गुल के साथ लाउंज में दाखिल हुआ। रुकिया खानम बेकरारी से सोफे से उठते हैदर खान की तरफ बढ़ी। क्या कहा है डॉक्टर ने? रुकिया खानम ने बेताबी से पूछा। यही कि ओज़गुल कभी माँ नहीं बन सकती। हैदर खान स्पान लहजे में बोलता सोफे पर बैठ चुका था। ओज़गुल भी पत्थराई कैफियत में सोफे पर बैठी रही। हैदर, ऐसा कैसे हो सकता है? ओज़गुल कैसे बांझ हो सकता है? रुकिया खानम ने सदमे की कैफियत में सवाल किया। ये हो चुका है मोरे, ओज़गुल मां नहीं बन सकती। अगर अब ऐसा करें, मेरी तीसरी शादी करवा दी। अगर तीसरी शादी से भी औलाद नहीं हुई तो चौथी भी करवा दीजिएगा। ये तैयार हूँ, हैदर स्मार्ट अंदाज में कहता अपने कमरे की जाने बढ़ गया था। ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? रुकिया खानम सदमे की कैफियत में बोल रही थी। ओज़गुल बांझे ने यकीन नहीं आ रहा था। इन 7 माह में हर जगह हर डॉक्टर से उसका इलाज करवाया था। साफ साफ आ गया था उसकी ओवरी इतनी वीक है, वो कभी बच्चा कंसीव नहीं कर सकती। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ खाला। तुम्हारा फरिश्ते पर जुल्म की वजह से ऐसा हुआ। उसको बांझ कहकर इस हवेली से निकाला। आज हम भी बांझ हो चुका है। बोल की सज़ा हमको मिल गया। ओज़गुल रकिया खानम को देखते गुस्से से चीखी थी। ओज़गुल, ये किस लहजे में बात कर रहा है हमसे? हैदर सुन लेगा तो तुम्हें इसी वक्त हवेली से निकाल देगा। रकिया खानम ने नागवारी से टोका था। उसी लहजे में तुमसे बात करे जिसकी तुम लायक है। हमारा किस्मत ख़राब था जिसकी वजह से हम तुम्हारा बातों में आ गए। हम ये हवेली इस ज़मीन जायदाद की लालच में आ गया था। सोचा था हैदर खान को लाद देगा, हम इस हवेली का मालिक बन जाएगा, मगर क्या हुआ? ना हैदर हमारा हुआ और ना ये हवेली।
पटा हुआ इंसान हमारा हिस्सा में आया, वो हमसे मोहब्बत क्या करेगा। अपना गुर्बत का लम्हात वो हम पर एहसान करके हमें बख्शता है। क्या फ़ायदा हुआ उस हैदर ख़ान से शादी करके। ना हमको सुकून मिला हैदर की गुर्बत से, ना दिली सुकून मिला। इससे अच्छा था हमें हवेली का किसी नौकर से निकाह कर लेता, कभी कम से कम वो हमको खुश तो रखता। ओज़गुल, तुम होश में तो है, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। तुम्हारा शर्म बिल्कुल मर गया है। तुम हमारा हैदर खान की बीवी का होते उसके नौकर से शादी की बात करता है। इतना बेहुदा बात करता है। हैदर ने सुन लिया तो जिंदा ज़मीन में गाड़ देगा तुम्हें। तुम जैसा बेशरम औरत हमने आज तक नहीं देखा। रुकिया खानम ओज़गुल की बातों पर गुस्से से बोली। ओज़ल इंतहा की बेशर्म मुँह पड़ती है। इधर से निकाह के बाद उसकी तमाम खूबियाँ और तमाम जौहर उन पर वाज़िया हो गए थे। अजीब सी हर्स वाली तबीयत पाई थी। सब कुछ पाकर भी खुश ना रहना रुकिया खानम सर में समझ गई थी। वो माँ बन भी जाती तब भी हैदर खान से नाखुश ही रहती। हैदर खान सख्त तबीयत का मालिक था। फरिश्ते से बेइंतहा मोहब्बत करने के बावजूद उसके साथ भी बहुत से मामलात पर सख्ती बरतता था, जैसे उन पर कभी भी फरिश्ते को फोकियत नहीं दी थी। फरिश्ते कभी हैदर खान के सामने नजरें उठाए बात नहीं करती थी, बल्कि उसकी हर बात बिला तरद्दुद मान भी हैदर खान के सामने अपनी ज़बान की जौहर नहीं दिखाती थी, उससे डरती थी। मगर उसकी गैर मौजूदगी में इसकी ज़बान के आगे खंदक होती थी। हम बेशरम नहीं, तुम बेशरम है। हमारा दिमाग ख़राब था जो हैदर से निकाह कर लिया। ऐसा हमारा चचा का बेटा हमसे शादी मना रहा था, मरता था हम पर। हमने इस हवेली और जायदाद की खातिर उसको मना कर दिया, मगर अब पछता रहे। एक बात याद रखना, हम फरिश्ते नहीं हैं जो तुम्हारा कड़वा कसीला बात सुने। वो हैदर खान पर मरता था, मगर हम नहीं मरता। बात याद रखना, फरिश्ते हवेली, इस हवेली में अब कभी दाखिल नहीं होगा। हम अपना हक कभी उसको लेने नहीं देगा। अगर कभी ऐसा हुआ तो हम अपना जान नहीं लेगा, तुम्हारा और तुम्हारे बेटे की जान ले लेगा। और गुल फंकारते हुए वहाँ से उठती कमरे की जानें बढ़ गई। रेड कलर की खूबसूरत कामदार फ्रॉक में मलबूस थी, माथा पट्टी सजाए, कानों में रेड पर्ल से मजीन झुमके पहने हुए थे, गले में सोने का गुलबंद पहना हुआ था जिसके मोती मैरून एंड रेड कलर में थे। वो रेड दुपट्टा सर पर ओढ़े, रेड लिपस्टिक लगाए हुए बेतहाशा हसीन लग रही। दुपट्टा सर पर ओढ़े बेतहाशा रेड लिपस्टिक लगाए हुए बेतहाशा हसीन लग रही थी। अपनी सहेली कंचा की बारात में शरीक होने आई थी। फरिश्ते के मासूम और खूबसूरत चेहरे से मुस्कुराहट जदा ही नहीं हो रही थी, आज उससे टूट कर रूप आया था। आप और ज़राब की पैदाइश के बाद जमीना खानम ने उसे पहली बार बाहर निकलने दिया था। दराब और ज़राब 2 माह के होकर होने वाले थे। अपनी सहेली की बारात पर वो बहुत तैयार होकर आई थी। सबसे बढ़कर उसके लबों से मुस्कान जुदा ही नहीं हो रही थी। अपने बेटों के साथ पहली बार बाहर आई थी, इसलिए बहुत खुश थी। आँख में अपनी सहेली कंचा से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कंचा ने घूर कर फरिश्ते को देखा था। फरिश्ते, तुमको किसने बोला कि तुम आज का दिन हमारा बारात में ही सुर्ख रंग पहनकर दुल्हन की तरह तैयार होकर आओ। बारात हमारा नहीं, हमारा है, तुम्हारा नहीं। कंचा ने गुस्से से फरिश्ते को घूरते एक एक लफ्ज़ खूबसूरत अंदाज में ज़ोर से दिल से खिलखिलाई थी। दुल्हन इतना नहीं बोलता, ज़्यादा बोलोगी तो ये रूप भी ख़त्म हो जाएगा। फरिश्ते लब दांतों में दबाए शरारत से बोली। फरिश्ते, तुमको मजाक सोच रहे, हम सच कह रहे हैं। हमारा सास भी तुम पर कैसे सदके वारी हो रहा था। वो तो तुम्हारा बेटों को देख लिया तो बेचारा मायूस हो गया, वरना हमको तो लग रहा था वो हमारा निकाह की जगह तुम्हारा निकाह अपना बेटा से पढ़वा लेगा। कैसी बातें कर रहे हो गच्चा, मैं बीवी हूँ हैदर खान की, उसकी अमानत। किसी किसी का नाम भी मेरे साथ जोड़ सकती। फरिश्ते ने सुर्ख चेहरे के साथ गंजा को टोकते नागवारी से कहा, हम तो मजाक कर रहा था, तुम बुरा मान गया। वो हैदर खान इसी लायक है वो हैदर खान इसी लायक है ही नहीं।
और हैदर खान इस लायक है ही नहीं कि तुम्हें इतना बुरा लग गया। वो तुम्हारा हैदर खान ओजगुल के साथ मज़े कर रहा है और तुम्हें भूल गया। ऐसा मर्द के लिए तुम्हारा इतना गुस्सा करना जचता नहीं। बच्चा ने फरिश्ता का मासूम चेहरा देखते भड़कते कहा, मुझे मत याद दिलाओ कर मत दिलाया करो खान। ओजगुल से शादी कर चुके हैं, अल्लाह उसे ओजगुल से हर खुशी दे। मेरे लिए मेरे दराब हारिब और ज़राब ही अब सब कुछ है। फरिश्ते की बात पर गंचा उसे देख कर खामोश ही हो गई थी। फरिश्ते ने संजीदगी से प्राम से दराब को पकड़ते अपनी गोद में उठाया, जो हल्का हल्का नींद से उठता कसमसा रहा था। फरिश्ते ने दराब को उठाते रक्षा की तलाश में नजरें दौड़ाई जो नज़र नहीं आ रही थी। दराब को उसने जैसे ही गोद में उठाया, प्राम में सोया जर्राब गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। फरिश्ते ने घबराते हुए ज़राब को देखा तो वो दोनों को बैग पर गोद में नहीं उठा सकते। अभी 2 महीने के ही हुए थे, मगर वो काफ़ी सेहतमंद थे। एक को ही गोद में उठाए तो बड़ी बात थी। फरिश्ते ज़राब को रोते हुए देखकर रूहानसी इन दोनों में से किस के कोई भी रोता था, जिन दोनों से कोई भी रोता था इससे ज़्यादा वो रोने लग जाती थी। किसी को भी रोता हुआ नहीं देख सकती। अपने बेटों में उसकी जान बसती थी। उनको एक ही टाइम पर रोना होता था, एक ही टाइम पर फीड करना होता था। फरिश्ते ने ज़राब को रोता देखकर उसे भी प्राम से निकालते गोद में उठाया। अब वो सोफे से उठते दोनों को अपने कंधे से लगाए थपक रही थी। दोनों गला फाड़ फाड़ कर रो रहे थे। वहाँ से होती रक्षा की तलाश में नजरें दौड़ाई। वो लाउंज में कहीं नहीं थी। ज़राब और दराब दोनों को भूख लगी थी। वो एक टाइम में एक को ही फीड करवा सकती थी। फरिश्ते दोनों को बाजू में भरते रक्षा की तलाश में आगे बढ़ी थी कि कंचा की 10 साल की भतीजी ने अचानक से उससे दराब ज़बरदस्ती पकड़ा था। अल्लाह बाजी, ये कितना प्यारा है। उसने चटाचट दराब के गालों के बोसे लिए थे। आपको मुझे पकड़ाओ। फरिश्ते ने आगे होते राना से दराब लेना चाहा। फरिश्ते बाजी, आपसे दराब नहीं शराब नहीं संभाला, जिसको कैसे देखेगा, ये हमको दे दे, हम इसको संभाल लेगा। रना दराब को सीने में भींची बोली, रना तुम छोटी हो, तुमसे गिर गया तो दराब मुझे दो। जी से रना से दराब लेना चाहा था। वो बेहद परेशान हुई थी। अल्लाह फरिश्ता बाजी, हम इतना छोटा बच्ची नहीं कि हमसे एक छोटा सा बच्चा गिर जाए। 10 साल का होने वाला है। इस हवेली का इतना बड़ा बड़ा काम करता है। हम हमारा मोरे हमारा बाबा भी हमसे डरता है। रना मुस्कुराते हुए एक अदा से बोली, रना दराब मुझे दो। फरिश्ते अब की बार चिल्लाई थी। ज़राब बुरी तरह रो रहा था। दराब भी रना के हाथों में रो रहा था। उसके चीने चीखने पर लाउंज में बैठी खवातीन भी मतवज्जा हुई थी। हम अभी आता है। रना दराब को पकड़े तेज़ी से बाहर की तरफ भागी थी। रना फरिश्ते दराब को सीने से लगाते तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी। रना इतनी देर में दराब को लिए जनान खाना से बाहर निकल गई थी। फरिश्ते ने रोते हुए जराब को सीने में भींचा था। मर्दानी से निकलता तेज़ी से हवेली की कार पोर्च की जाने बढ़ रहा था। और उसको का फ़ोन आया था कि रुकिया खानम की तबीयत बहुत ख़राब है। वो इस वक्त सफ़ेद शलवार में कमीज़ में मलबूस था, जिस पर स्याह शाल मर्दाना शाल कंधों पर डाल रखी थी। ठीक है, नहीं पेट पर हाथ फेरती तेजी से मर्दानी से बाहर निकलता कार पोंछ की जाने बढ़ रहा था कि रना जो दराब गोद में उठाए भागती हुई आ रही थी, हैदर खान से टकरा गई। दराब उसकी गोद में गिरते गिरते बचा था। हैदर खान ने जल्दी से दराब को उसके हाथों से पकड़ा था, वरना वो ज़मीन पर गिर जाता।
हैदर खान ने दराब को पकड़ते अपने कंधे से लगाया और पूरी तरह रो रहा था। ये किस तरह तुमने एक छोटे से बच्चे को पकड़ा हुआ था और इसीलिए तुम भागती आ रही थी? यहाँ कितनी सर्दी है। इस बच्चे की माँ कहाँ है? हैदर खान ने रना को घूरते हुए कहा। यहाँ कितनी सर्दी है, इस बच्चे की माँ कहाँ है? हैदर खान ने रना को घूरते कहा। रना उसके दोस्त बासिल खान की बेटी थी। वो अच्छी तरह से इस आफत की परकाला को जानता था। उसका दोस्त बासिल खान रना की हरकतों से खुद बहुत तंग था, जो कोई ना कोई कारनामा अक्सर सर अंजाम देती रहती थी। इसका मोरे कहाँ है? हमको तो ये ज़मीन पर पड़ा हुआ मिला था, हम ले आया। अब तुम ही इसकी मोरे का ढूंढो। राना दराब को गिरते देखकर काफ़ी डर गई थी। हैदर खान की बांस पर्स पर मुंह पर बनाते हुए बोलते हुए भागती हुई वहां से चली गई। हैदर खान उसे पुकारता रह गया। खान ने दराब को कंधे से हटाते दोनों बाजू में उठाया। वो अभी तक रो रहा था। हैदर खान ने उसे फिर से कंधे से लगाते थपकी दी। बाहर सर्दी थी। बच्चा अच्छे खासे गर्म कपड़ों में मलबूस था, मगर फिर भी हैदर खान इस बच्चे के लिए परेशान हुआ था। हैदर ने अपनी शाल उसकी गिर दी, उसे अपने कंधे से लिपटाया, उसे कंधे से लगाया। उसकी कमर को हल्का हल्का थपक रहा था। पहली मर्तबा था उसने किसी बच्चे को गोद में उठाया था, वरना उसने आज तक किसी के बच्चे को नहीं उठाया था। हैदर के कंधे से लगे थोड़ी ही देर में परसकून हो गया था। हैदर खान की रगों में भी एक सुकून सा उतरा था। आंखें नम हुई थी। औलाद की नेमत की उसे भी चाह थी, मगर कभी उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। तो उसके सब दोस्त साहब दोस्त अहबाब औलाद थे, साहब औलाद थे। सबके बच्चे 5-5 10-10 साल के थे। हैदर खान की रूह में इतने बरसे बाद सुकून उतरा था। हैदर खान उसे मज़ीद नरमी से खुद के साथ लिपटा गया। हैदर खान ने तराब को कंधे से हटाते नम निगाहों से उसके मासूम से चेहरे को देखा, जो खामोशी से अब उसे देखते अंगूठा चूस रहा था। हैदर ने मुस्कुराते हुए अंगूठा उसके मुंह से निकाला। हाँ ने मुस्कुराते हुए दराब के माथे पर लब रखे हुए एकदम छौंका था। दराब के कान के थोड़ा सा नीचे गर्दन की तरफ एक स्याह धब्बा सा था, बर्थ मार्क। ऐसा ही निशान उसकी गर्दन के साइड पर भी था, और हाकिम खान की गर्दन पर भी ऐसा ही एक निशान था। से इस निशान को देखा एक पल के लिए हैदर खान को दराब में अपना अक्स नजर आया। और बिल्कुल उसी तरह था, आंखें नाक नक्शा सब कुछ उसी पर था। हैदर खान की स्याह आंखों में नमी दौड़ी थी। जैसा हो सकता था, मगर उसका बेटा नहीं हो सकता। अल्लाह उसे कभी औलाद नहीं देने वाला था। हर उम्मीद टूट गई थी, यहाँ तक हर ख्वाहिश भी जो इंसान माँ में उसके अंदर भी पैदा हो गई थी। हैदर खान नम निगाहों से उसे देख रहा था। हैदर खान की आंखों से निकलता आंसू दराब के गाल पर बरसा। दिल ही दिल में शिद्दत से तमन्ना जागी थी दराब उसका बेटा होता। वो दराब को यकदम गले से लगाते नरमी से खुद में भींच गया था। हैदर की खान की स्याह आंखों की नमी ने शिद्दत इख्तियार की थी। फरिश्ते ज़राब को सीने में भींचे तेज़ तेज़ कदम उठाते जनान खाने से निकलती बाहर आई थी। रनाओं से अंदर कहीं नहीं दिखाई दे रही थी, ना ही दरख्शां दिखाई थी। उसकी जान हलक में अटकी हुई थी। दराब और ज़राब में उसकी जान बसती थी। वो भीगती निगाहों से दराब की तलाश में आगे बढ़ती, एकदम उसके कदम ठहरे थे। उसकी आंखें बेयकीन हुई, दिल पसलियों से टकराया था, पूरे बदन पर लर्जा तारी हुआ था। वो आज 7 माह बाद उस दुश्मने जाँ को देख रही थी। जिसके बगैर उसे लगता था उसे सांस भी नहीं आएगा। फरिश्ते ने ज़रा सख्ती से ज़राब को अपनी बाहों में भींचा। और लरजते कांपते हैदर खान को देख रही थी। उसका दराब, उसकी जान का टुकड़ा दराब हैदर खान की बाहों में था, जिसे वो बाजू में उठाए बेतहाशा चूम रहा था।
जल्जलों की इज्जत में आया था। दराब को हैदर खान की गोद में देखकर उसकी रंग मतगैर हुई, सांसें एकदम तेज हुई थी। फरिश्ते ने जराब को सख्ती से अपने बाजुओं में भेजा। वो इन पर सामने खड़े इंसान का साया भी नहीं पड़ने दे सकती थी। ये जालिम इंसान कुछ भी कर सकता, उसे अपने घर से निकाल सकता था, उसके बच्चों को इससे छीन भी सकता था। खान, खान मेरा बच्चा वापस दो। फरिश्ते ने लरजते लबों से हैदर खान को पुकारा। ख्वाब में इतना मगन था, सामने खड़ी फरिश्ते को उसने अभी तक नहीं देखा था, ना ही उसकी आवाज़ उस तक पहुंची थी। वो यूं ही दराब के आरिस को नरमी से चूम रहा था, जो अपनी स्याह आंखों से हैदर को देखते अंगूठा मुंह में डाले हुए था। इस पर आपका कोई हक नहीं है। दराब अब सिर्फ मेरा बेटा है। फरिश्ते अब की बार हलक के बल चीखी थी। हैदर ने फरिश्ते की आवाज़ पर हैरत से नजरें उठाकर अपने सामने देखा। हैदर खान पर हैरतों का पहाड़ टूटा था। वो रेड लिबास में रेड दुपट्टा ओढ़े उसके सामने खड़ी थी। वो बेतहाशा खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल एक दुल्हन की तरह सजी संवरी खड़ी थी। अपने सीने में एक बच्चे को भेजे हुए थे, जो उसी बच्चे का हम शक्ल था, जो हैदर खान ने गोद में उठाया ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। उसे इतना प्यार देखकर भी हैरान था। उससे तो पूरा यकीन था। फरिश्ते ने अपनी जुदाई में आईना देखना भी छोड़ दिया। वो तो उसके सामने दुल्हन बनी खड़ी थी। वापस कर दो। फरिश्ते हैदर खान को देखते ही ज़ियानी चीखी थी। अपना दराब उसे हैदर खान की बाहों में बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तुम्हारा बच्चा? हैदर ने नासमझी से फरिश्ते को देखा, जो गोद में बच्चा उठाए पूरी तरह लरज रही थी। ये मेरे बेटों पर आपका कोई हक नहीं। आप इनके बाप ज़रूर हैं, मगर हक सिर्फ मेरा है। मैं अपना दराब आपको नहीं दूंगी। जराब दराब दोनों मेरे बेटे हैं, सिर्फ मेरे बेटे हैं। कोई हक नहीं है। सुना आपने? मेरा दराब मुझे वापस कर दे। ओसगुल से आपको औलाद होने वाली होगी। खान, मेरे पास तो कुछ भी नहीं सिवाय मेरे बेटों के। मेरे पास सिर्फ मेरे बेटे हैं, मेरा सब कुछ। मम, मैं आपको अपना बेटा नहीं दूंगी। आपको दराब नहीं दूंगी, हुई सियानी कैफियत में टूटे लफ्ज़ों से बोल रही थी। फरिश्ते जराब को सीने में भीगते हैदर खान की तरफ बढ़ी। एक हाथ से दराब खान हैदर से लेना चाहा था। हैदर के कदम पीछे को होते दराब को सीने में मजीद खींच गया था। लाई थी, ये मेरे बेटे हैं। खान, आपका मेरे बेटों पर कोई हक नहीं। मुझे मेरा दराब दें। फरिश्ते जराब को सीने में भींचते रोते हुए बोले। हैदर खान गहरी सांस लेते दराब को सीने में भींचते नम निगाहों से बेयकीनी से फरिश्ते को देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। फरिश्ते बुरी तरह रोते लरजते जराब को सीने में भींची हुई थी। हैदर खान दराब को अब सीने में भींचे नम ज़दा निगाहों से फरिश्ते को देख रहा था। दराब और ज़राब उसके बेटे थे। वो दो बेटों का बाप था। उसे मालूम ही नहीं था दराब और ज़राब हैदर खान के बेटे थे। हैदर खान का पूरा वजूद आंधियों की जकड़ में आया था। वो दो बेटों का बाप था, दराब खान और ज़राब खान का बाप था। नेमत दी हुई थी और वो बेखबर था। उसके वारिस, उसकी खून, उसके जिगर के टोटे हैदर खान के मजबूत मर्दाना कदम लड़खड़ाए थे। हैदर खान ने दराब को कंधे से गोद में मुंतकिल करते दराब को देखा।
को देख रहा था, उसकी गर्दन की स्याह निशान पर उसने नरमी से उंगली फेरी। हैदर खान ने अपने बेकरार लब दराब के नकोश पर रखे थे, वो बेताबी से दराब को चूमता चला गया था। कीनी से नम निगाहों से दराब को देखना तो उसकी गर्दन के स्याह निशान पर उसने नरमी से उंगली फेरी। हैदर खान ने अपने बेकरार लब दराब के नकोश पर रखे थे, वो बेताबी से दराब को चूमता चला गया था। बोसों पर रोने लगा था, मगर हैदर खान पागलों की तरह दराब को चूमे जा रहा था। खान, मेरा बच्चा मुझे दें, वो रो रहा है, फरिश्ते रोते हुए बोली। दराब को ऐसे रोता देखकर वो तड़प कर रह गई थी, वो कब उन्हें रोता हुआ देख सकती थी। रहती थी, मगर दराब सराब को रोने नहीं देती थी। फरिश्ते, क्या हुआ है, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? दरगज़ई की आवाज़ पर फरिश्ते जल्दी से दरगज़ई की तरफ बढ़ी थी। है, इनका खान से कोई तल्लक नहीं, मेरा बेटा है, तुम खान से मुझे ले दो। फरिश्ते दरगज़ई से इल्तिजाइया लहजे में चीखते हुए बोली। दरगज़ई ने फरिश्ते के लरजते वजूद को देखते ज़रा आपको इससे जल्दी से लिया था। आसानी से दे दिया था। वो दरगज़ई के बेहद करीब खड़ी रो रही थी। फरिश्ते को रोते हुए देखते लब पीछे हैदर खान वो फरिश्ते को रोते हुए देखते लब पीछे हैदर खान को सर निगाहों से देखता। फरिश्ते के बेहद करीब किसी गैर मर्द को देखते हैदर खान का चेहरा इश्तियाल के माने सुर्ख हो रहा था। हैदर खान ने कहरलोत निगाहें फरिश्ते पर गाड़ी, जो दुल्हन की तरह सचेत दरगज़ई के करीब खड़ी उसे आस भरी निगाहों से रोते हुए देख रही थी। उसका बेटा दरगज़ई के बाजू के हल्के में था, जिसने एक बार भी उससे लेने की कोशिश नहीं की थी। को पकड़ा कर मुतमईन हो गई थी। हैदर खान ने गहरे सांस लेते अपने बेटे को ज़राब को दरगज़ई की बाहों में देखा था। अपना बेटा ज़राब किसी और की बाहों में बुरी तरह छुपा था, ना अपनी फरिश्ती किसी के इतने करीब खड़ी बर्दाश्त हुई थी। जो सियाह लिबास में मबूस था, कंधों पर सियाह शाल डाले हुए था, अच्छी खासी पर्सनैलिटी का हामिल इंसान था, बल्कि ये कहना वजह नहीं होगा, वो अच्छा खासा वजी और खूबरू मर्द था। वो हैदर खान को सर्द सुर्ख निगाहों से घूर रहा था। मेरा बच्चा खान से लेकर मुझे अपना दराब खान के पास कबूल नहीं है। मेरे बेटों पर और मुझ पर अब खान का कोई हक नहीं है। फरिश्ते दरगज़ई की बात पर रिश्ते दरगज़ई की तरफ देखते शिद्दत गम से रोते हुए चिल्लाई थी। फरिश्ते की बात पर हैदर खान के माथे की रगें सुर्ख हुई थी। उसका फरिश्ते पर कोई हक नहीं। फरिश्ते के लबों से ये लफ्ज़ से सुइयां चुप गई थी। फरिश्ते ऐसा कभी बोलेगी वो सोच भी नहीं सकता था। वो तो यही समझता था वो जब भी उसकी तरफ पलटेगा वो उसकी एक पुकार पर उसके पास चली आएगी। की ज़ाती मिल्कियत। हैदर खान एक कहरलाल निगाहों से फरिश्ते को घूरा। वो इतनी तैयार होकर एक गैर मर्द के करीब खड़ी थी। उसकी फरिश्ते तो किसी गैर मर्द के सामने अपना चेहरा नहीं खोलती थी। सुर्ख आंखों से फरिश्ते को गैज़ और गज़ब से देख रहा था। उसका इतना तैयार होकर यहाँ आना हैदर खान के तन बदन में आग लगाया था। ऊपर से वो खुले चेहरे के साथ बाहर खड़ी थी। अच्छी तरह जानती थी उसके चेहरे पर वो किसी की नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो छुपा कर रखता था और अब वो खुले चेहरे के साथ एक गैर मर्द के पास खड़ी थी। तराब अब हैदर खान के हिसार में बुरी तरह रोने लगा था। हैदर खान उसे बहुत सख्ती से खुद में भींचे हुए था। से ही फरिश्ते तराब के रोने पर बुरी तरह तड़पती दरगज़ई को हिचकी लेते पुकारा था। हैदर खान के पूरे वजूद की रगे जैसे साए रही थी। उसने मुट्ठी दबोचती तराब को देखा, जो उसके हिसार में बुरी तरह मचलते हुए रो रहा था।
हैदर खान के बाहों में मचलते रोते दराब को लिया था। हैदर खान ने खुद पर काबू पाते दराब को दे दिया था। वो बुरी तरह रो रहा था। दराब का रोना हैदर खान को तड़पा गया था। तरकसई हैदर खान को सर्द निगाहों से घूरते दराब और जराब को अपने बाजुओं में भरते फरिश्ते की तरफ बढ़ा। तरकसई की मजबूत मर्दाना बालों से भरी हुई कलाई थामी थी। एक नज़र हैदर खान पर डालते आगे बढ़ गई थी। जबड़े बीचते अपनी मुठ्ठियां दबोच के आता। सीने में दहकता तंदूर चला था। उसने उसके सामने किसी गैर मर्द की कलाई पकड़ी थी। उसकी फरिश्ते जो किसी गैर मर्द के छूने पर दोज़ख की आग से डरती थी, आज किसी गैर मर्द की कलाई जकड़े हुई थी। हैदर खान के पूरे वजूद में चींटियां रेंग रही थी। फरिश्ते उसी रेड दुपट्टे का निकाब करते दुरकसई के हमरा तेज तेज कदमों से कार पोछ की तरफ। हैदर खान अपने बच्चों अपनी बीवी को किसी गैर इंसान के साथ जाता देखते खुद पर भी मुश्किल काबू पाया हुआ था। तो जी आज की रिकॉर्डिंग हो गई है ख़त्म और मुझे बहुत आज मसला हुआ है बिकॉज घर मेहमानों से भरा पड़ा है और लास्ट में आपको थोड़ा सा शोर शराबा भी सुनाई दिया होगा क्योंकि जब सब इकट्ठे हों तो फिर ऐसा होता ही रहता है। तो जी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।